हेलो एवरीवन, मैं आनंद नागवंशी आप सभी को नमस्कार करता हूं। आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में धारा 34 से लेकर 38 तक पढ़ेंगे, जो क्या कहता है। न्यायालय के निर्णय, जितने भी न्यायालय ने निर्णय दिया है उन निर्णयों की क्या सुसंगतता होती है। क्या पहली कार्यवाही का निर्णय दूसरी कार्यवाही में सुसंगत होगा या नहीं, सिविल कार्यवाही का निर्णय आपराधिक कार्यवाही में सुसंगत होगा या नहीं, इन विषयों पर हम चर्चा करेंगे। तो इस विषय पे सेक्शन 34 पूर्व निर्णय सुसंगत होता है, रेस ड्यूटी काटा 34 में कहा गया है। निश्चायक सबूत यानी कि निश्चायक सबूत के रूप में 35 में सर्वबंधी निर्णय होता है, जो सभी के ऊपर लागू होता है। 36 लोक प्रकृति का निर्णय पब्लिक नेचर के बारे में प्रोविजन करता है, जिसका एग्जाम्पल से हम समझेंगे। इसी प्रकार से सेक्शन 37 कहता है विवादक तथ्य सुसंगत तथ्य यदि कहीं से कहीं मिल रहा है तो विवादित तथ्य सुसंगत तथ्य के रूप में सुसंगत होने पर नॉर्मल साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होता है। निश्चायक सबूत केवल 35 में, बाकी सब सामान्य साक्ष्य माने जाते हैं। न्यायालय ने कपट किया है, न्यायालय ने दुस्संधि किया या इनकम्पिटेंसी या अक्षमता है तो उसको सुसंगत माना जाता है सेक्शन 38 के अकॉर्डिंग। इसे हम आगे पढ़ते हैं कि जो सर्वबंधी निर्णय है उसका क्या अर्थ होता है। आइए हम उसको समझते हैं। सामान्यतः जो निर्णय होते हैं, निर्णय की अगर प्रकृति को देखा जाए तो एक होता है सर्वबंधी निर्णय जिसे जजमेंट इन रेम कहते हैं, और दूसरा होता है व्यक्तिबंधी निर्णय जिसे जजमेंट इन पर्सोनम कहते हैं। दोनों में क्या अंतर होता है। जजमेंट इन रेम सभी पर लागू होता है, न्यायालय ने निर्णय दिया है और ऐसा निर्णय सभी व्यक्तियों पर बाध्य होता है, सभी को मानना पड़ता है। और जजमेंट इन पर्सोनम जो पक्षकारों पर लागू होता है, दो पक्षकारों का मामला है, उनके हित प्रतिनिधि का मामला है तो उन लोगों को मानना पड़ता, उन पर बाध्यकारी होता है। एग्जाम्पल समझते हैं जजमेंट इन रेम का। मान लीजिए कि ए और बी के बीच में प्रश्न था जिसे न्यायालय ने निर्धारित किया है, और न्यायालय ने निर्धारित कर कहा है कि ए और बी पति पत्नी हैं। तो न्यायालय ने निर्णित किया है, अब कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि ये पति पत्नी है या नहीं है या क्वेश्चन है, क्योंकि न्यायालय ने कह दिया, उसे मानना पड़ेगा। इसे क्या बोलेंगे, कंक्लूसिव प्रूफ माना जाता है। इसी प्रकार ए और बी के बीच में विवाद हो गया, तलाक की बात आ गई, न्यायालय ने उचित मानकर तलाक भी दे दिया। तो अब सभी को ये मानना पड़ेगा कि अब ये पति पत्नी नहीं है और इनके बीच में तलाक हो चुका है, तो इस चीज़ का ये निश्चायक सबूत माना जाएगा। उसी प्रकार से व्यक्तिबंधी निर्णय क्या होता है। तो व्यक्तिबंधी निर्णय में हमने मान लीजिए कि संपत्ति क्वेश्चन उठा कि संपत्ति ए की है या बी की है, और न्यायालय ने निर्णय दिया है इसमें और कहा है कि जो संपत्ति है ए की संपत्ति है। अब इन पक्षकारों को मानना पड़ेगा कि संपत्ति ए की ही है। अब हम यदि सेक्शन को 34 को देखते हैं तो क्या लिखा है, द्वितीय वाद या विचारण के वारणार्थ पूर्व निर्णय सुसंगत है। इसका क्या अर्थ हुआ कि जो पहले निर्णय दिए गए वो सुसंगत माना गया है। तो यहाँ पे देखा जाए तो पूर्व निर्णय या रेस ड्यूटी काटा के बारे में कहाँ कहाँ प्रोविजन दिया गया है। तो सीपीसी का सेक्शन 11 में बोला गया है कि अनावश्यक मुकदमेबाजी को रोकने के लिए राज्य के फायदे के लिए पूर्व निर्णय को सुसंगत माना गया और बाद वाले विचारण को रोकता है। इसमें क्या होना चाहिए, तो बाध हेतुक हो, निर्णय हो चुका हो उस बाध हेतुक पर, पक्षकार वही हैं, प्रतिनिधि वही हैं, और इसी बाध हेतुक पर फिर वो नया वाद ला रहे हैं तो वो नहीं ला सकते हैं, क्योंकि पहले वाला बाध हेतुक में जो निर्णय दिया गया है उसे सुसंगत माना जाएगा। इसी प्रकार से CRPC की सेक्शन 300 क्या कहती है कि जब एक बार दोष सिद्ध या दोष मुक्त किसी व्यक्ति को किसी आरोप में कर दिया गया है, अब पुनः विचार नहीं किया जाएगा, वर्जन किया जाता है उसी आरोप के बारे में, उसी अपराध के लिए। मान लीजिए कि ए ने बी से 420 का कोई अपराध किया है, ए ने 420 किया है बी से, अब न्यायालय ने दोष मुक्त कर दिया बी को। 2 महीने बाद फिर से ए ने उसी अपराध के लिए उसी में पश्चात कार्रवाई किया, तो इस पर प्रतिबंध लगाता है CRPC की धारा 300 में। तो ये भी पूर्व निर्णय के रूप में है कि उसे माना जाए, ठीक। इसी प्रकार अनुच्छेद 20 भी मूलाधिकार के रूप में 22 पार्टी कहता है, क्या कहता है कि एक ही अपराध के लिए दोबारा दंड दिया नहीं जाना चाहिए, उससे रोकता है। कौन सा, अनुच्छेद 22, ठीक है। चलिए 34 के कंटेंट में नज़र डालते हैं। पूर्व निर्णय सुसंगत होगा किस किस मैटर में, दूसरा वाद लाने से रोकने के लिए पूर्व निर्णय सुसंगत है, या विचारण कर रहे हैं किसी मामले का तो विचारण को रोक दिया जाएगा क्योंकि पहले निर्णय हो चुका है उसी विषय में। कंटेंट क्या है 34 के, आप 34 पढ़िएगा और ये कंटेंट पढ़िएगा, बढ़िया से समझ में आ जाएगा। पहला है न्यायालय के समक्ष प्रश्न उठना चाहिए। क्या क्या प्रश्न उठना चाहिए कि किसी बात का संज्ञान या विचारण करना चाहिए मुझे या नहीं, और इसी मामले में न्यायालय का पूर्व निर्णय आदेश या डिक्री दिया जाना चाहिए, दिया गया हो पहले, तब न्यायालय संज्ञान और विचारण नहीं करेगा क्योंकि पहले ही निर्णय डिक्री आदेश हो चुका है इस मैटर पे। तो इस प्रकार से 34 ये कहता है।
35 में आते हैं, सेक्शन 35 जो कि महत्वपूर्ण है और अच्छा प्रोविज़न है और कंक्लूसिव प्रूफ कहा जाता है। और जो हमने जजमेंट इन रेम पढ़ा था ना अभी, वो यही धारा को कहते हैं। प्री में भी आ सकता है कि कहाँ पे है, तो सेक्शन 35 में है, आप बता सकते हैं। 4 प्रकार के बातें हैं जिसको जजमेंट इन रेम कहते हैं। प्रोबेट विषयक हो, विवाह विषयक हो, नावधिकरण विषयक हो या दिवाला विषयक हो, ये चारों विषय में न्यायालय अगर निर्णय देता है तो सभी लोगों को मानना पड़ता है। एक एक का एक एक एग्जाम्पल हम समझते हैं। प्रोबेट विषयक मतलब वसीयत से संबंधित। किसी व्यक्ति, मान लीजिए ए मर गया है, संपत्ति छोड़कर गया है, अब संपत्ति वारिसों को मिलना है। न्यायालय ने संपत्ति के बारे में कहा है कि बी, सी, डी और ई व्यक्ति हकदार हैं और उनको बराबर का 1-1 एकड़ का अधिकार दे दिया है, तो सभी लोगों को मानना पड़ेगा कि इनका अधिकार अब हो गया है, कोई और अब दखल नहीं करेगा। विवाह विषय का क्या मतलब हुआ, ए ने बी से तलाक लिया, अब न्यायालय ने शादी रद्द कर दिया कि दोनों के बीच जो शादी थी तलाक कर दिया और शादी को शून्य कर दिया, तो अब सभी लोग ये मानेंगे, स्वीकार करना पड़ेगा कि ए और बी अब पति पत्नी नहीं रह गए हैं। जजमेंट इन रेम है, ये सभी पर लागू होगा, सबको मानना पड़ेगा। इसी प्रकार नावधिकरण विषयक में क्या होता है, तो नावधिकरण विषयक में एक एग्जाम्पल इसका पढ़ते हैं। युद्ध से संबंधित होता है ये और जहाज़ों से संबंधित मामला है। कैसे है, एक जहाज़ है, डूब गया है और न्यायालय ने कहा, जब डूब गया है तो न्यायालय ने कहा है कि जहाज़ ए का है। जब मामला चला न्यायालय में तो न्यायालय ने क्लियर कर दिया, तो ए पाने का हक रखता है, तो अब इस विषय को सभी को मानना पड़ेगा कि किसका था या ए का था। इस मैटर को सामान्यतः हाई कोर्ट सुनता है। ठीक है। दिवाला संबंधी विषय में आते हैं, तो दिवाला संबंधी विषय में मान लीजिए कि आपने कई कंपनी को देखा होगा कि बहुत सारा ऋण ले लेते हैं और चुका नहीं पाते निवेशकों का, और फिर न्यायालय में जाते हैं और न्यायालय से कहते हैं कि हमें दिवाला कर दीजिए, यानी कि इंसॉल्वेंसी करवा देते हैं। इंसॉल्वेंसी असल में होता यह है कि इनके पास जो संपत्ति है और इनने जो ऋण लिया है, संपत्ति से ज़्यादा ऋण हो गया है मान लीजिए, तो वहाँ पे दिवालिया घोषित हो जाते हैं ये और बच जाते हैं। अब सरकार के माध्यम से इनकी संपत्ति को बिकवा कर, नीलाम करके निवेशकों को चुकाने की प्रोसेस चालू की जाती है। वही दिवालिया विषयक न्यायालय करते हैं ये कार्यवाही। न्यायालय के ऊपर डिपेंड करता है कि किसी कंपनी को या संस्था को दिवालिया माने या नहीं माने, वो न्यायालय के ऊपर डिपेंड करता है। तो क्या हो गया, संपत्ति से अधिक ऋण हो जाना, न्यायालय ने इसे दिवालिया घोषित कर सकता है इस मैटर पे। इसके हम आवश्यक तत्व देखते हैं, तो आवश्यक तत्व क्या हैं। पहली बात है, सक्षम न्यायालय होना चाहिए और ऐसा न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय, डिक्री या आदेश दिया जाना चाहिए जिससे विधिक हैसियत प्रदान की जानी चाहिए या वापस ले ली जाती है, जो सर्वतः न किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति के विरुद्ध किसी व्यक्ति को किसी हैसियत का हकदार या विनिर्दिष्ट चीज़ का हकदार घोषित करती है, या किसी चीज़ पर किसी ऐसे व्यक्ति का हक अस्तित्व सुसंगत माना जाएगा। यहाँ पर सुसंगति मानी जाएगी। याद रखिएगा, सेक्शन 35 में 4 चीज़ें थी और इस विषय में जो निर्णय न्यायालय ने दिया है वो निश्चायक सबूत होता है, कनक्लूसिव प्रूफ सबको मानना पड़ेगा, इसके खिलाफ फिर कोई एविडेंस ही नहीं दिया जा सकता है। लेकिन इसमें सबसेक्शन 2 क्या कहती है, निर्णय, डिक्री या आदेश निश्चायक सबूत है, और निश्चायक सबूत है किन चीज़ों का, ये 4 चीज़ें हैं। मान लीजिए क्या दिया हुआ है, विधिक हैसियत प्रदत्त कर सकता है, वो निश्चायक सबूत है। किसी व्यक्ति को विधिक हैसियत का हकदार घोषित किया गया, प्रोद्भूत हुई है, तो वो भी निश्चायक सबूत है। विधिक हैसियत वापस ले ली गई किसी से, निश्चायक सबूत माना जाएगा। संपत्ति का हकदार घोषित कर दिया किसी को, तो वो भी निश्चायक सबूत मान लिया जाएगा। ये है 35 का कंटेंट। अब आते हैं सेक्शन 36 में। 36 क्या कहती है, धारा 35 में वर्णित से भिन्न निर्णय, आदेश या डिक्रियाँ की सुसंगति क्या होगी, तो ये भी न्यायालय की निर्णय, डिक्री, आदेश की सुसंगतता बता रही है, ये भी बताती है। इसमें याद रखिएगा ये निश्चायक बात है, निश्चायक प्रमाण है ये, ठीक है। और यहाँ पे निश्चायक प्रमाण नहीं है, केवल रिलीवेंट है ये न्यायालय पे। तो क्या कहा गया इसमें, पढ़ते हैं यहाँ पे, जो भी धारा 35 है, 35 से भिन्न निर्णय, आदेश या डिक्री है, वो सुसंगत हो गया नहीं। मान लीजिए वैसे ही किसी नेचर का है, पब्लिक नेचर का है, 35 से रिलेटेड ही पब्लिक नेचर का किसी प्रकार का है, मान लीजिए 4 तो नहीं है लेकिन पब्लिक नेचर है, वहाँ पे निर्णय, आदेश या डिक्रियाँ 35 में वर्णित से भिन्न होना चाहिए तथा वह लोक प्रकृति की बातों से संबंधित होना चाहिए, और ये सामान्य साक्ष्य माना जाएगा, निश्चायक सबूत नहीं माना जाएगा। सेक्शन 36 केवल 35 ही निश्चायक है। एग्जाम्पल इसका समझते हैं। एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, इस पर ए बाद ला रहा है बी पर, ठीक है, अतिचार के लिए कि मेरी संपत्ति पे अतिचार कर लिया है, बी को कह रहा है। बी कहता है कि ये पब्लिक रास्ता है, ए कह रहा है कि नहीं पब्लिक रास्ता नहीं है।
अब इसके पहले भी ऐसे ही ने बाद लाया था सी नामक व्यक्ति पर, यही मैटर था। न्यायालय ने कहा था ये पब्लिक रास्ता है। तो ये जो पहले वाला निर्णय है, ये बाद वाले सेकंड निर्णय में लोक रास्ता वाली बात का प्रश्न उठा है, तो सुसंगत होगा लेकिन निश्चायक सबूत नहीं होगा, नॉर्मल एविडेंस माना जाता है इसको, तो ये याद रखिएगा। अब आता है धारा 37। क्या लिखा धारा 37 में? 34, 35 और 36 में जो निर्णय दिया गया है उनसे भिन्न अगर कोई निर्णय है तो कब वो रिलीवेंट होगा? तो जब वो कहीं फैक्ट इन इशू या रिलीवेंट फैक्ट में मिल जाता है तो सुसंगत होगा, ये धारा बोलती है। 34 में हमने पढ़ा था पूर्व निर्णय सुसंगत है। 35 में क्या था कि निश्चायक सबूत माना जाएगा जो भी 4 विषय हैं उनका। 36 क्या कहता है? निश्चायक नहीं है लेकिन सुसंगत माना गया है। अब यहाँ पर 37 आता है और 37 क्या कह रहा है? 34, 35, 36 से भिन्न निर्णय की सुसंगतता के बारे में बात करता है। सामान्य नियम क्या है? 34, 35 और 36 से भिन्न निर्णय जो होते हैं, इनमें जो निर्णय दिए गए उससे अलावा निर्णय विसंगत होते हैं। लेकिन यदि सुसंगत कब होंगे? जब विवादक तथ्य से मिल जाते हैं किसी, या साक्ष्य अधिनियम में किसी अन्य उपबंधों में सुसंगत हो जाते हैं। अब कैसे सुसंगत होते हैं उसे समझने के लिए एक इलस्ट्रेशन का मदद लेते हैं। मान लीजिए ए और बी 2 लोग हैं, इन दोनों ने बाद लाया सी पर अलग अलग पृथक पृथक। क्यों? क्योंकि अपमान लेख के लिए। अब सी कहता है कि मैं जो बात कह रहा हूँ वो झूठ नहीं है, अपमान लेख नहीं है, जो बात कहा है वो सत्य है। अब सी के विरुद्ध ए नुकसानी की डिग्री प्राप्त कर लेता है, केवल ए व्यक्ति ने। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सी ने जो सबूत दिया था न्यायोचित नहीं पाया गया न्यायालय ने, और अपमान हुआ है अब तो किसका? ए का। तो यह तथ्य अब जो है तो ये दोनों के बीच की डिग्री है न्यायालय ने जो दिया है। अब ये बी और सी के बीच विसंगत माना जाएगा, इररिलीवेंट है ये चीज़ जो डिग्री दी गई है। तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा। दूसरा अगर देखते हैं हम इसमें, तो दूसरा ये है इलस्ट्रेशन इसी का, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। क्या है? ए बाद ला रहा है बी पर। बी पर बाद क्यों लाया है? गाय चुराने के लिए। बी दोषी किया गया। अब बाद में तो दोषी कर दिया गया। बी ने सी को पहले ही गाय बेच दिया था, दोषी होने के पहले ही बी ने गाय बेच दिया था। अब सी पर बाद ला रहा है ये फिर से, तो बी के विरुद्ध जो निर्णय दिया गया है वो ए और सी के बीच में विसंगत होगा। ये इलस्ट्रेशन 37 का भी यही बात कहता है। अगला इलस्ट्रेशन हम इसका पढ़ते हैं, ये वाला लिखा हुआ है, कौन सा? डी वाला। ए पर चोरी और चोरी के लिए पूर्व दोष सिद्धि का आरोप है। पहले तो चोरी का आरोप लगाया गया और बाद में बताया गया कि ये पहले भी चोरी किया हुआ है। अब पूर्व दोष सिद्धि विवादक तथ्य है। मैटर क्या है? सबसे इशू वाला चोरी। तो पूर्व दोष सिद्धि भी विवादक तथ्य होने के नाते ये सुसंगत हो जाएगा, क्योंकि विवादक तथ्य से मैटर खा रहा है, तो ये सुसंगत होगा। याद रखिएगा इलस्ट्रेशन क्रमांक ए और बी विसंगति से संबंधित है, और सी, डी और ई किससे? रिलीवेंसी से रिलेटेड करता है। अब यहाँ पे देखते हैं लास्ट वाला क्या है? बी की हत्या के लिए ए विचारित किया जाता है। ठीक है, ये बी की हत्या के लिए ए का विचारण हो रहा है। यह तथ्य कि बी ने ए पर अपमान लेख के लिए अभियोजन चलाया था। बी की हत्या कर दी गई है ए द्वारा। बी ने अपमान लेख के लिए पहले कार्रवाई की थी, किस पर? ए पर, और ए दोषी हुआ था। इसी गुस्से में इसने क्या किया? बी की हत्या कर दी। तो ये कहाँ पे रिलीवेंट होगा? हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की सेक्शन 6 में हेतु दर्शित करने के लिए सुसंगत होगा। निश्चायक सबूत के रूप में ये सुसंगत नहीं माना गया है, लेकिन सेक्शन 6 में हेतु के रूप में इसे रिलीवेंट माना गया है। ये सारा प्रोविजन न्यायालय के निर्णय, डिग्री, आदेश के बारे में है कि कब निश्चायक होगा, कब नॉर्मल सबूत होगा। इन बातों को आप याद रखिएगा। प्री में ये भी आ जाएगा कि जजमेंट इन रेम किस सेक्शन से संबंधित है, तो सेक्शन 35 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की, इस बात को याद रखिएगा। अब लास्ट सेक्शन जो इसकी है वो क्या कहती है? निर्णय अभिप्राप्त करने में कपट, दुसंधि या न्यायालय की अक्षमता साबित की जा सकती है। मान लीजिए कि न्यायालय ने जो निर्णय दिया है फ्रॉड किया है उसमें, या न्यायालय कॉम्पिटेंट नहीं है फिर भी निर्णय दिया है उस विषय में, या दुस्संधि का क्या अर्थ होता है? कि दोनों पक्षकारों ने मिलकर न्यायालय से निर्णय ले लिया।
थर्ड पर्सन से नुकसान से बचने के लिए। तो इसे कहते हैं दुस्संधि, दोनों पक्षकारों की मदद से निर्णय ले लिया, तो ये दुस्संधि। तो ये 3 आधार पे आप क्या साबित कर सकते हैं, इनको साबित कर सकते हैं। आज की इच्छा अच्छा इसकी एविडेंशियली वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 38 में, ये कपट के लिए, दुस्संधि के लिए या अक्षमता के लिए न्यायालय में साबित करना पड़ेगा कि ये सब हुआ है। जब तक आपने साबित नहीं किया है तो जो भी न्यायालय ने पहले निर्णय दिया 3456 में वो सब विश्वसनीय माना जाएगा, जब तक आप कपट, दुस्संधि या न्यायालय की अक्षमता को साबित नहीं कर देते हैं। क्या लिखा यहाँ पे, वाद या अन्य कार्यवाही का कोई भी पक्षकार यह दर्शित कर सकेगा कि कोई निर्णय, आदेश या डिक्री जो धारा 34, 35 और 36 के अधीन सुसंगत है और जो प्रतिपक्षी द्वारा साबित की जा चुकी है, ऐसे न्यायालय द्वारा दी गई थी जो उसे देने के लिए अक्षम था, इनकम्पिटेंट था, या कपट में था, या दुस्संधि द्वारा अभिप्राप्त किया गया निर्णय, डिक्री, आदेश था, तो ये चीज़ रिलीवेंट हो जाएंगी। आपको प्रूव करना पड़ेगा। 34 से 38 का ये प्रोविज़न प्री और मेंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे अच्छे से पढ़िएगा। और आगे लगातार अगर हमसे पढ़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप सिंपल लो क्लास में आप जुड़ सकते हैं, और नोट्स चाहिए तो आपको वहाँ पे भी अवेलेबल हो जाएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।